चलिए आज स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। अब अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो मैटर की 3 मेजर स्टेट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, इट डिपेंड अपॉन टू ऑपोजिट फोर्सेस or you can say two opposite factors. And what are these two opposite factors? These two opposite factors are intermolecular forces, जिसे आप बाइंडिंग टेंडेंसी भी कह सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज थर्मल एनर्जी, जिसे एस्केपिंग टेंडेंसी भी कहा जा सकता है। अब नेम से ही क्लियर हो रहा है, बाइंडिंग टेंडेंसी मीन्स वो फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करे, इट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में से देखती हूँ तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है, ये तो हम सब जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, इट मीन्स बाइंडिंग टेंडेंसी इट इज़ ऑल्सो हाई। यही रीज़न है सॉलिड पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड में, वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ रिजिड इन नेचर। यहाँ तक की बात क्लियर। अब आगे चलते हैं थर्मल एनर्जी। इफ़ आई टॉक अबाउट थर्मल एनर्जी, thermal energy or you can say escaping tendency, it is higher in gaseous state. Okay, अब gaseous molecules वहाँ पर टेंडेंसी क्या होती है, गैस पार्टिकल्स दे आर फार अपार्ट। वाई दे आर फार अपार्ट? बिकॉज ऑफ देयर एस्केपिंग टेंडेंसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गैस पार्टिकल एस्केपिंग टेंडेंसी इज हाई। क्यों हाई है? थर्मल एनर्जी हाई है, मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी हाई है, दैट्स वाई दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब अगर इन तीनों ही स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस लाइक दिस, तो हम ये देखते हैं जब हम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस आ रहे हैं, थर्मल एनर्जी हाई हो रही है। इफ़ आई कम फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, थर्मल एनर्जी हाई, इट मीन्स एस्केपिंग टेंडेंसी हाई, जिस वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी हाई होगी, और आई कैन से फ्लूइडिटी विल फर्दर हाई, और यही रीज़न है फ्लूइडिटी भी हाई होती जा रही है। अब आगे अगर देखते हैं और भी फैक्टर देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रहा है, वो हाई होता जा रहा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, लो हो रहा है। तो हम ये एक सिंपल से फैक्टर्स लेते हुए चल रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड टू गैस जब हम मूव करते हैं, थर्मल एनर्जी हाई होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, इट मीन्स फ्लूइडिटी बढ़ रही है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जा रहा है, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो इनके मिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो ये सभी फैक्टर्स हम जानते हैं, बट अभी इनमें से हमें पढ़ना है सॉलिड को। हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हमें कौन सा स्टेट कंसीडर करना है? सॉलिड स्टेट, एंड इट इज़ क्लासिफाई इनटू 2 कैटेगरीज। अब ये कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई है? 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई है, एंड वी हैव टू कंसीडर दीज 2 कैटेगरीज। दीज 2 कैटेगरीज आर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो अब हमें पढ़ना है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। अभी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में एक पहले एग्जांपल बता देती हूँ, वेरी कॉमन एग्जांपल NaCl, एवरीबडी यूज NaCl। तो आप NaCl क्रिस्टल्स देखते हो, इट इज़ कॉमन क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड, ग्रेफाइट, दीज आर कॉमन, जो जनरल रूटीन में आप देखते हैं, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और रूटीन में अमॉर्फस सॉलिड्स जो यूज़ करते हो, दीज आर रबर, पॉलीथीन, ग्लास, दीज आर अमॉर्फस सॉलिड।
अब मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, बट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब मैं इनके बीच का डिफरेंस बताने के लिए आपको एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज, चलिए डायमंड का ही कंसीडर कर लेते हैं। आप सबको पता है डायमंड के केस में ईच कार्बन इज tetrahedrally surrounded, मतलब each carbon is bonded with 4 other carbon atoms and this unit is tetrahedrally surrounded by other unit। यही स्ट्रक्चर आप डायमंड की पढ़ चुके हो, मतलब कुछ इस तरह से कार्बन एटम्स, एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड रहता है। फर्दर दिस कार्बन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली विद अदर 4 कार्बन एटम्स लाइक दिस। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स का जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी फिक्स है, इट इज़ 154 पिकोमीटर। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल मैनर, और एक रेगुलर अरेंजमेंट है इन टेट्राहेड्रन का, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी फिक्स है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल फिक्स रेगुलर पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है या एक कार्बन ट्रायगोनल प्लेनर में अटैच है। नो, कार्बन सराउंडेड विथ 4 अदर कार्बन एटम forming a tetrahedral unit and these tetrahedral units are arranged in regular pattern। डायमंड का ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताती हूँ तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स, और एक रेगुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इस तरह से। ठीक है, अब ये शीट्स इस तरह से ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है। अब इन शीट के मिड भी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, इट इज 340 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ भी फिक्स है, इट इज 414.5 पिकोमीटर। अब यहाँ पर एक बिल्कुल रेगुलर पैटर्न है, 1 कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म अ हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज शीट्स आर these are again arranged with a particular distance and this distance is also fixed। ये डिस्टेंस हर एक शीट के मिड फिक्स्ड है। ऐसे ही कार्बन के लिए फिक्स है कि एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, एक ऑर्बिटल वेकेंट फ्री रहेगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है, और यही रीज़न है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अब यहाँ तक की बात ठीक है, चलिए हमने देखा कि एक रेगुलर पैटर्न नज़र आ रहा है, बट व्हाट अबाउट द रबर। रबर क्या है? रबर एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन चेन है लाइक दिस, so many different carbon chains and there is different sulfur linkages between carbon chains। पर यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, ऐसी कोई फिक्सेशन नहीं है कि एक सल्फर लिंकेज है या 2 सल्फर लिंकेज है या 3 सल्फर लिंकेज है। देयर इज नो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द सल्फर लिंकेज बिटवीन दीज कार्बन चेन्स। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस नज़र आ रहा है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में, वो क्या नज़र आ रहा है कि क्रिस्टलाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर 3D मैनर में अरेंज्ड हैं, जबकि एमॉर्फस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर मैनर में अरेंज्ड है। इट्स मीन इट्स ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, इट्स ज्योमेट्री इज नॉट फिक्स्ड। तो फर्स्ट मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो आता है, दिस इज constituent particles are arranged in regular 3D pattern over a long range that is definite shape। बहुत लंबी दूरी तक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D पैटर्न में अरेंज 3 डायमेंशनल है डेफिनेटली। तो ये एक लॉन्ग रेंज तक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है, जबकि एमॉर्फस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न, दैट इज इट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और यही रीज़न है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड, वाइल द एमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज
शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमें ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। फर्दर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको ये बताया कि सॉलिड्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। दीज टू कैटेगरीज आर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस का बेसिक डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, जस्ट लाइक डायमंड, जस्ट लाइक ग्रेफाइट। इन डायमंड देयर इज रेगुलर पैटर्न, in graphite also regular pattern, NaCl also regular pattern, each Na positive ion surrounded by 6 Cl negative ion. Likewise each Cl negative ion surrounded by 6 Na positive ion। तो एक रेगुलर पैटर्न है, इन सभी क्रिस्टल्स में रेगुलर पैटर्न है। बट आई टॉक अबाउट रबर, पॉलीथीन, ग्लासेस, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर पैटर्न नहीं है, एक शॉर्ट रेंज में ही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शॉर्ट रेंज सॉलिड्स एंड इट इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं शार्प। देखिए पहले तो मैं डिफरेंस बताती हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करती हूँ। लुक एट दिस, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड दीज सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट। और जबकि अमॉर्फस के लिए क्या कहेंगे, दीज सॉलिड्स सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑन हीटिंग दे मेल्ट एंड फ्लो। समझाती हूँ मैं ये क्या है। चलिए बात करते हैं NaCl की ही बात करते हैं। लेट सपोज NaCl को हीट करना शुरू किया। अगर मैं पेन में नमक लेकर के हीट करना शुरू कर दूं तो क्या वो मेल्ट हो जाएगा? आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं होगा। अगर हम घर पर एक पेन में नमक लेके 2 चम्मच 3 चम्मच नमक लेके उसे हीट करना शुरू करते हैं, कितनी भी देर तक हीट करते रहें तो क्या वो मेल्ट होगा? नहीं होगा, नहीं है पॉसिबल, है ना। क्यों? क्योंकि NaCl के लिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 800 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि हम हीट कर रहे हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस से या 100 डिग्री सेल्सियस से ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और 800 डिग्री सेल्सियस पर जाते जाते कंप्लीटली मेल्ट होगा। ऐसा नहीं है। ये क्या होगा, 800 डिग्री सेल्सियस रेंज के अराउंड ही मेल्ट होगा। अप्रॉक्स 780 डिग्री सेल्सियस, 790 डिग्री सेल्सियस, वहाँ जा कर के ये मेल्ट होगा। इट मीन्स एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है। जो ये वर्ड यूज हुआ है शार्प मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, जो ये वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो इनका पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट है उसी के अराउंड मेल्ट होगा। उससे ऐसा नहीं है कि आप हीट करते जा रहे हो और ये मेल्ट होता जा रहा है। जस्ट लाइक इन केस ऑफ पॉलीथीन और इन केस ऑफ रबर। सपोज पॉलीथीन, कभी कभार पॉलीथीन बैग किसी हॉट कंटेनर से भी टच हो जाता है तो वहाँ से वो पॉलीथीन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। डू यू ऑब्जर्व दिस? तो यहाँ पर पॉलीथीन के केस में हम क्या कह सकते हैं, या हम एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में क्या कह सकते हैं, हीट करने पर ये सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इनके स्पेसिफिक या फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है और फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ मैंने बताई है यहाँ पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट और specific melting point, while the amorphous these solids softens over a range of temperature। मतलब जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो ये सॉफ्ट होते जाते हैं हीट करने पर और फिर मेल्ट होकर के फ्लो करने लगते हैं। आई होप दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हम क्या चलते हैं, देखिए डेफिनेट, जब इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो हमें इनको एक डेफिनेट हीट भी देना पड़ेगा। हीट ऑफ फ्यूजन इनका डेफिनेट है, बट एमॉर्फस के केस में दे डोंट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनका डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट इज व्हाट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये रियल सॉलिड्स हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स को बोला जाता है दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या मतलब है यहाँ, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, सिलिका। सिलिका इज SiO2। अब जो सिलिका नेचर में मिलता है वो मिलता है क्वार्ट्ज के फॉर्म में, QUARTZ, क्वार्ट्ज के फॉर्म में मिलता है एंड इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड।
और ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मतलब यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न होगा। यह रेगुलर पैटर्न है सिलिकेट यूनिट्स की SiO4 यूनिट्स का एक रेगुलर टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंजमेंट है। किस तरह से? दिस वन, लेट्स सपोज इट इज Si and O4। एक रेगुलर टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंजमेंट है ये। SiO4 यूनिट का टेट्राहेड्रल मैनर अरेंजमेंट, और यही अरेंजमेंट मतलब एक दूसरे के साथ ये यूनिट्स अरेंज होकर के एक हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न है। बट अगर क्या किया जाए, इस क्वार्ट्ज के मेल्ट को रैपिडली कूल कर दिया जाए। अब मैंने क्या कहा, मेल्ट को हम रैपिडली कूल कर रहे हैं। अगर आप किसी भी मेल्ट को रैपिडली कूल करोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर जब मेल्ट है तो इसका मतलब SiO4 यूनिट सेपरेट है। अब आप जब इन यूनिट्स को रेंडमली एकदम से फ्रीज कर दोगे तो ये यूनिट रेंडमली अरेंज हो जाएंगी, और जब ये यूनिट्स रेंडमली अरेंज होंगी तो यहाँ पर अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमॉर्फस सॉलिड में, एंड इट इज सिलिका ग्लास, और इसे हम क्या बोलते हैं? सिलिका ग्लास। तो व्हाट इज डिफरेंस? बेसिक यूनिट इज सेम, सिलिका SiO2। Quartz is crystalline solid. In crystalline solid, silicate units are tetrahedral, and these tetrahedral units are arranged in regular manner to give a crystalline solid. बट अगर इसके मेल्ट को हम सडनली कूल कर देते हैं तो ये फर्दर से जो फ्रीज होगा उसमें ये यूनिट्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज ना होकर के रेंडमली अरेंज हो जाएंगी। नाउ इट इज़ नोन एज एमॉर्फस सॉलिड और सिलिका ग्लास। हम इसे क्या कहते हैं? अब सिलिका। अब आप क्वार्ट्ज ना कह करके क्या कहेंगे? सिलिका ग्लास या फिर क्वार्ट्ज ग्लास भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हम एमॉर्फस बना सकते हैं। Any crystalline substance can be converted into amorphous। किस तरह से? By rapid cooling of melt, by rapid cooling of melt, या हम फ्रीजिंग ऑफ वेपर भी कर सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वेपर, लेट सपोज वेपर है, किसी भी सब्सटेंस का बेसिक यूनिट का वेपर है और उसे सडनली फ्रीज कर दिया जाए, फर्दर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। अब वो सडनली फ्रीज कर रहे हो, इट्स मीन दीज यूनिट्स विल अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, इट मीन्स एमॉर्फस सॉलिड विल बी फॉर्म। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को हम एमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस मेथड से? बाय रैपिड कूलिंग ऑफ मेल्ट और बाय फ्रीजिंग ऑफ वेपर, बाय दीज टू मेथड्स। तो ये भी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्रू सॉलिड्स हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड है। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम लिक्विड को मतलब मेल्ट को सडनली कूल कर रहे हैं, सुपर कूल कर रहे हैं। सुपर कूल करने का मतलब सडनली कूल करना, और इर्रेगुलर पैटर्न में इन पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का अरेंज होना और एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट होना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। देखिए नेक्स्ट इज व्हाट? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होते हैं। अभी क्या मतलब है एनआइसोट्रॉपिक का? एनआइसो मतलब सेम ना होना, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है। एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर मीन्स जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अरे भाई ये क्या बात हुई? अरेंजमेंट तो रेगुलर है बट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है?
अब क्वेश्चन ये आएगा ना कि जब रेगुलर, अभी तो हमने सबसे पहले ये बात की कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर 3D पैटर्न होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ भी है एक रेगुलर, देखिए इन दोनों को ही देखिए, यहाँ पर कितना रेगुलर सा पैटर्न है और ये कितना इरेगुलर पैटर्न है। तो रेगुलर 3D पैटर्न है, तो उस केस में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, इसका भी आंसर अभी ढूंढ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। इट मीन्स कि डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। रटना नहीं पड़ेगा, क्यों, देखिए अभी लेट सपोज मैंने ये कैटायन एनायन क्रिस्टल लिया है, और ये जो मैंने ब्लू बॉल्स बनाए हैं एनायन और पिंक बॉल्स आप कैटायन मान लीजिए। लेट सपोज आई मेजर एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस डायरेक्शन। अगर मैं इस डायरेक्शन से किसी भी प्रॉपर्टी को मेजर करती हूँ तो आई गेट ओनली एनायंस इन दिस वे। इफ आई मेजर एनी फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस डायरेक्शन इट मीन्स आई गेट ओनली कैटायन इन इट्स वे। ओके, अगर प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता है इस डायरेक्शन से इट मीन्स इट गेट कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो किसके डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस आएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट होंगी। पैटर्न रेगुलर है, पैटर्न रेगुलर होते हुए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस या डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड्स, और एमॉर्फस सॉलिड का मतलब क्या हुआ, इरेगुलर पैटर्न। अरे आप कहीं से भी मूव कर लीजिए। इन ईच केस देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। कोई भी ऐसा केस नहीं होगा कि खाली कैटायन मिल रहे हैं या एनायन मिल रहे हैं, मतलब एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल रहा है या एक डायरेक्शन में दूसरे टाइप का मिल रहा है या एक डायरेक्शन में कॉम्बिनेशन मिल रहा है। देयर इज नथिंग, देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। रीजन, क्योंकि यहाँ पर इरेगुलर पैटर्न है। इसका मतलब आप कहीं से भी प्रॉपर्टी को मेजर कर लीजिए, हर जगह से फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आएगी। तो ये था एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। और जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए उसमें भी मोस्टली क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं। ओके गुड, यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, लेट सपोज देयर इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैंने इसको ब्रेक किया इस तरह से। अगर मैं इसे ब्रेक करती हूँ तो इट विल क्लीव्ड विद अ शार्प एजेस लाइक दिस। जो ये एजेस होंगी वो बिल्कुल शार्प होंगी, क्लीन क्लीवेज मिलेगा। क्लीन क्लीवेज क्यों मिल रहा है, अरे यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न है, मैं इसको क्लीव करती हूँ तो एक टाइप के पार्टिकल्स की तरफ से, मतलब एक रेगुलर पैटर्न है, एक टाइप के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। और इस तरह से जब क्लीवेज होगा तो यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न में क्लीवेज हो रहा है तो क्लीन क्लीवेज है, मतलब जो ये सरफेस होंगी वो सरफेस क्लीन होंगी, स्मूथ सरफेस होंगी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी, अगर किसी भी शार्प नाइफ या शार्प टूल से इसको क्लीव किया जा रहा है तो इट गिव्स क्लीन क्लीवेज विद स्मूथ सरफेस, विद स्मूथ सरफेस। सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा। आप देखते हैं कि जब हम किसी भी मेटल को कभी कट किया जाता है वो एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस के साथ कट होती है, लेकिन अगर वहीं पर किसी भी वुड वगैरह को कट किया जाए तो वो सरफेस इरेगुलर होती है। ओके, तो कट, अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड की बात करती हूँ और उससे कट किया जाता है तो किसके साथ होता है, इरेगुलर सरफेस के साथ। वहाँ पर अगर ये इस तरह से कट किया जाएगा तो सरफेस स्मूथ ना होकर के कैसी होती है, इरेगुलर सरफेस होती है। मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया है, वुड को तो अगर कट करते हैं तो कैसा होती है, इरेगुलर सरफेस होती है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो सरफेस इरेगुलर सरफेस आएंगी। घर में इरेजर होगी, इरेजर को कट करके देखिएगा तो उसकी जो सरफेस होगी वो स्मूथ नहीं होगी, वो कैसी होगी, इरेगुलर होगी। तो दीज वर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स जो आज हमने डिस्कस किए। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद आपको बस छोटा सा ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन्हें और सॉल्व करना है और इनके आंसर्स मुझको आपको सेंड करना है, डेफिनेटली सेंड करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फर्स्ट वन इज हाउ कैन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, how can a crystalline solid can be converted
टू एमॉर्फस। हमें ये बताना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। आई थिंक आप सब ने एकदम से आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन 2, विच इज़ एमॉर्फस एंड वाई। क्वार्ट्स और क्वार्ट्स ग्लास में से कौन एमॉर्फस है और क्यों है, ये बताना है। क्वेश्चन 3, विच इज़ ट्रू अबाउट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्स ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और क्वार्ट्स ग्लास के केस में आपको बताना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन चारों में से क्या पॉइंट आना चाहिए। अमॉर्फस सॉलिड्स में भी क्लासिफाइड एज। अमॉर्फस सॉलिड को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, इन चारों में से कौन सा पॉइंट होगा आपको ये बताना है और मुझको इसके आंसर्स आपको सेंड करना है। तो आज के सेशन में हमने कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं with next classification, crystalline solid classification. Till then, goodbye.